जी कितना आ रही है? 6,000 के बाद 21,000 इंटू 1/7 ना, 3,000 फिर 21,000 इंटू 4/7, 12। तो ये हमने रेजिडुअल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया इनमें 6,000, 3,000 और 12। टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना बन रहा है इसका? 16,000, 18,000 और 12। अच्छा, अब इसमें आते हैं जरा पॉइंट पर। अब ये था लास्ट वाला, एफ इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट शेयर ऑफ 15,000। तो गारंटेड प्रॉफिट है इसका 15 और एक्चुअल प्रॉफिट कितना बना? 12,000 बन रहा है। 3,000 की डेफिशिएंसी है, 3,000 इसको और मिलेंगे। अच्छा, अभी कौन देगा इसको? दूसरे पार्टनर्स देंगे, आर और एस ना। प्रॉफिट डेफिसिट अब ये लोग पूरा करेंगे। अब ये किस रेशियो में देंगे? अभी अपने अपने रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे ना। अच्छा, अब रेशियो जो लेंगे हम सिर्फ दो का लेंगे सर। आर और एस का क्या बनेगा? 2:1। तो जो अब ये डेफिशिएंसी आ रही है 3,000 की, अब ये 2:1 के रेशियो में ये दोनों पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे। 2/3 2,000 और 1/3। जब ये डेफिशिएंसी है, अब ये दोनों पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इनके प्रॉफिट से ये माइनस होगा और एफ के प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। 2,000 माइनस और 1,000 माइनस होंगे और एफ के प्रॉफिट में 3,000 ऐड हो जाएंगे। आर का प्रॉफिट रह जाएगा 14,000, एस का प्रॉफिट 17,000 और एफ का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, जो कि इसका गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। आर को गारंटी किसने दी है? कहाँ लिखा है? एफ के लिए लिखा है ना, सिर्फ एफ इज गारंटेड, बस एक की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही। ठीक है? ऐसे नहीं, तो प्रॉफिट को सिर्फ बंदा 15,000 ही दें, आप ये कह रही है ज्यादा ना दें। दे दिए, बाकी जो बचा। हाँ, क्यों कर लें? नहीं, क्यों कर लें, वजह? क्योंकि देखिए, ये जो एक चीज तो ये है कि ये गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट है। मिनिमम मतलब होता है एटलीस्ट इतना मिलेगा, इससे ज्यादा मिल सकता है। और अब ये डेफिशिएंसी है या नहीं, ये कब पता चलेगा? डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। हो सकता है यहीं पे आंसर आपका 18,000 आ जाता टोटल। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते फिर, यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये कैलकुलेशन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन से जो प्रॉपर तरीका वैसे ही करेंगे, उसके बाद हमें पता चलता है कि डेफिशिएंसी है या नहीं है, फिर कंट्रीब्यूशन होगा ना। अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो फिर यहीं पे खत्म। इसलिए कॉपी कर लें। ये पॉइंट हो गया इसमें गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट का। क्वेश्चन नंबर 8 बस लेंदी है, जिसमें भी है पार्टनर्स हैं। Partnership has four partners, PWE&C. In the year ended June 5, partnership made profit 1,06,250. तो लिख लेते हैं प्रॉफिट पहले इनका। 1,06,250 से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पी इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद ड्राइंग्स हैं और ये डेट दी हुई है। ठीक है, तो डब्ल्यू की इन्वेस्टमेंट है, डब्ल्यू की ड्राइंग्स है, आगे डेट दी हुई है। ई की इन्वेस्टमेंट है, इसकी ड्राइंग्स और ये डेट आ गई। फिर ये सी की इन्वेस्टमेंट और उसकी ड्राइंग्स, आगे डेट है। तो ये तो इन्वेस्टमेंट और ड्राइंग्स हैं। इसके बाद क्या है? दी फॉल पार्टनर दिस देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेट्स द फॉलोइंग। है पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो अब इसमें 1 लाख का 5%, 5,000। 20,000 का 5%, 20,000 का 5%, 1,000।
50,000 का 5%, 2500, और 50,000 का 5%, 25। तो टोटल कर लेते हैं इसका 11,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू टू रिसीव सैलरी 5,000 है। सैलरी है डब्ल्यू की 5,000, टोटल 5,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सब ड्राइंग्स की है तो ये पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होगा और बिजनेस के प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा ना। जिसका अमाउंट बताया जरा क्या होगा। इंटरेस्ट रेट है 10%, और ये डब्ल्यू की ड्राइंग्स हैं 30,000, जो कि उसने 1 जुलाई को की है ना, 1 जुलाई। और इनका ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून को। 30 जून 5 पे ईयर एंड है, और ड्राइंग्स इसने की है 1 जुलाई 4 पे। कितना टाइम हो गया? कितने मंथ से? 1 साल पूरा हो गया, जुलाई से दिसंबर ना। तो इसका तो हम 10% ले लेंगे। कितना बनेगा? 3,000। ड्राइंग्स का मैंने बताया था कि जो मंथ वाइज इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है ना। अच्छा, इसके बाद डब्ल्यू की ड्राइंग्स हैं 30,000, और इसने ड्राइंग्स कब की हैं? 30 जून 5 पर। तो कितना टाइम हुआ इसको ड्रॉ किए? कितने मंथ्स हुए? 12 महीने हैं जी। बॉयस, कितना टाइम हुआ? सारे सुने? नाश्ता करके नहीं आए? ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून। ड्राइंग कब की है? कितने दिन हुए? एक ही दिन हुआ है, आखिरी दिन ड्राइंग की है। तो इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये June 5 पे ईयर एंड हो रहा है, June 5 पर ही, 30 June 5 में ही ड्राइंग की, आखिरी दिन एक दिन पे नहीं हुआ, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ले लो क्या। तो 25,000 की ड्राइंग्स हैं, 25,000, और ड्राइंग इसने की है 1 जनवरी। तो 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 मंथ। तो इस पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो पहले इसका 10% कैलकुलेट कर लें, 2,500 आएगा। और उसका 6 मंथ यानी कि हाफ, 1250 हो जाएगा ना, 1250। इसके बाद ईसी की ड्राइंग्स है 30,000, और ड्राइंग जिसने की है 1 मार्च को। मार्च में ड्राइंग की है, जून में ईयर एंड हो रहा है, तो मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स। मार्च अप्रैल मई जून, 4 मंथ्स हुए। 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। तो पहले 30,000 का 10%, 300 आ गया। तो 300 को मल्टीप्लाई कर लें 4 से, डिवाइड कर दें 12 से, 1000 बन रहा है। ठीक है, तो ये 1,000 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस किया है, तो बिजनेस के प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा ना। तो ये टोटल बन रहा है 5250। बाकी ये चीज माइनस होंगी, इसको हम यहाँ माइनस साइन लगा देता हूँ मैं, इंटरेस्ट और सैलरीज ना। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट है, प्लस हो जाए। जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, आप इनका रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। रेसिडुअल प्रॉफिट शेयर, तो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरीज माइनस करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर लेंगे। ये बन गया 95,500 रिमेनिंग प्रॉफिट। इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रेशियो में। रेशियो क्या है? 2:1:3:4 है, तो ये होगा 10 टोटल। 2/10 कितना आ रहे हैं? आंसर बताते जाए। कितना? 19,100। 2:1:3:4 है, 1/10, 550, 3/10, 8,650, 4/10, 38,200। ठीक।
इनका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 19,100, 9,550, 28,650 और 38,200। टोटल चेक कर लेता हूँ मैं 95,500। कॉलम वाइज इनका टोटल करेंगे 211,000, 15,550, 29,900, 39,700। जब इसमें एक पॉइंट और था यहाँ पे गारंटेड का, गारंटेड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट 42,500 फॉर सी। अब सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना बना 39,700, गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट है 42,500, तो डेफिशिएंसी आ रही है कितनी, माइनस करें जरा, 42,500 माइनस 39,700, 42,500, तो डिफरेंस निकाल लें दोनों का कितना 2,800। 2,800 की डेफिशिएंसी है, डेफिसिट। अब ये कौन पूरा करेगा, बाकी पार्टनर्स अपने अपने रेशियोज। अब रेशियो में से तीन पार्टनर्स का लेंगे, पहले तीन का क्या बनेगा 2, 1, 3 ना, ठीक है। तो 28,000 इंटू 2/6, आंसर बताएं। 2,800 इंटू 1/6, 6 7 कर दें। 2,800 इंटू 3/6, 300। चल सही आएगा, गलत लग रहा है। 2,800 बनेगा टोटल, नहीं मिस्टेक है। 213 कौन सा, फर्स्ट वाला 900, 933 कर देते। योगदान माइनस करेंगे अब यहाँ से, -467 और -1,400। आप यहाँ पे सम कर लेते हैं इसका, 20,000, 167, 15,000, 83 और इसका टोटल आ जाएगा 28,500। ये इनका प्रॉफिट शेयर है। क्लियर, ओके, इसे कॉपी कर लें। ये तो हमने प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर ली। अब इसमें हम पढ़ेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। अब अकाउंट्स पे आ जाते हैं जी। अच्छा, कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स हेडिंग है। देखिए इसमें पार्टनरशिप में कि सोल ट्रेडर याद है, इसमें हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप में हर पार्टनर के दो अकाउंट्स बनेंगे, एक कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर के दो अकाउंट होते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। अच्छा, अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझा देता हूँ। बाकी एक और चीज पहले पॉइंट याद रख लें कि दोनों की नेचर सेम है। कैपिटल की नेचर क्या है, इक्विटी। करंट अकाउंट की नेचर भी इक्विटी। यानी कि जब हम प्रॉफिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जब बनाएंगे तो उसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बैलेंस दोनों इक्विटी में आएंगे, दोनों इक्विटी का पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ मैंने ये फॉर्मेट बना हुआ है, पहले आपको दिखा दूं आइडिया हो जाए। जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो इसमें इक्विटी में कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी आएगा, करंट अकाउंट बैलेंस भी आएगा। ये दोनों क्या है, इक्विटी का पार्ट। नेचर दोनों की सेम है, सेम, ठीक है, बस टाइटल अलग अलग। अब ये दो चले थे, पहले काम करते हैं, हाँ अटेंडेंस देते हैं आप लोग। जब कैपिटल और करंट अकाउंट में नेचर तो दोनों की सेम हो गए, डिफरेंस क्या है। देखिए कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ पार्टनर्स की ड्रॉ कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं।
उसके अलावा एक दो ट्रांजेक्शन और आएंगे, वो आगे पढ़ेंगे। बाकी सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे करंट अकाउंट में, यानी कि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं वो, और ड्राइंग्स, ये सब कहाँ रिकॉर्ड होंगी? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल आती है, और एक दो एंट्रीज और होंगी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। बाकी सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं करंट अकाउंट में। जैसे पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रॉफिट हम कैपिटल अकाउंट में लेकर नहीं जाते, बल्कि करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट में आएंगी, इस तरह से। सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट में नॉर्मली क्या आती है? सिर्फ इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट या एडिशनल अगर इन्वेस्टमेंट है तो बस ये। तो नॉर्मली जो कैपिटल अकाउंट है इसका बैलेंस आपका फिक्स रहता है, और जो करंट अकाउंट है इसका बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है। सही। अच्छा, इसके रीजन क्या है कि दो अलग अकाउंट्स बनाने की? उसकी मेन रीजन ये है कि अगर एक पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर से ज्यादा ड्रॉइंग्स करता है, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो उससे आपको पता चल जाता है कि पार्टनर की ड्रॉइंग्स उसके प्रॉफिट से ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि अगर हम करंट अकाउंट ना बनाए, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाए, तो इसमें आप कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे, और ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर ड्राइंग्स आपके प्रॉफिट से ज्यादा होंगी, तो तब भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव या डेबिट नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल में आपकी इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी ना। तो अगर आप प्रॉफिट से ज्यादा भी ड्रॉ कर लेंगे, तब भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पॉजिटिव या क्रेडिट ही होगा, डेबिट नहीं। तो इससे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी ड्रॉइंग्स प्रॉफिट से ज्यादा हो चुकी। तो इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखते हैं, इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे। बाकी प्रॉफिट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है, सारी एंट्रीज करंट अकाउंट में बनेंगी, ड्राइंग्स हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और तो जहां भी पार्टनर की ड्राइंग अगर करंट प्रॉफिट से ज्यादा होगी, तो आपका करंट अकाउंट बैलेंस नेगेटिव या डेबिट पे आ जाएगा। तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि पार्टनर की ड्राइंग्स ज्यादा हो गई हैं, अब आप थोड़ा एहतियात। ठीक। तो ये मेन रीजन है दो अलग अलग अकाउंट्स बनाने की। ठीक। बाकी नेचर सेम है सब चीज। ठीक। अच्छा, तो अब ये थोड़ा सा आप रीड कर लें पहले ही पैराग्राफ, इसके बाद फिर एक क्वेश्चन करते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। Sure. एक पैराग्राफ है, ये पॉइंट है, द कीपिंग ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, इनके दो अलग अकाउंट आप बनाए, कैपिटल अलग और करंट अलग, तो इज कंसिडर प्रेफरेबल टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या हो? यानी कि आप बजाय इसके कि दो अलग अकाउंट बनाने की, अगर एक ही अकाउंट बना लें कैपिटल का, उसमें आप इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट शेयर भी रिकॉर्ड करें, ड्राइंग्स भी रिकॉर्ड करें, तो इससे क्या होगा? आपका कैपिटल बैलेंस हर साल चेंज होता रहेगा, फ्लक्चुएट होगा ना। तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर आप एक ही अकाउंट बना लें बजाय दो अलग अकाउंट बनाने के। ठीक है, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल आपका हमेशा फिक्स रहेगा, करंट अकाउंट बैलेंस आपका फ्लक्चुएट करेगा। और अगर आप दोनों को मर्ज करके एक ही अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें आपका कैपिटल बैलेंस हर साल फ्लक्चुएट होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो प्रेफर क्या है कि दो आप अलग अकाउंट बनाएं बजाय एक अकाउंट बनाने के। अच्छा, क्यों? मेन रीजन क्या है? when partners are taking out greater amounts than the share of profit that they are entitled to, अगर वो अपने वो प्रॉफिट से ज्यादा ड्रॉ करता है, तो दिस इज शोन अप बाय डेबिट बैलेंस ऑन करंट अकाउंट एंड सो एक्ट एज अ वार्निंग। ठीक है, तो इससे आपका करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट हो जाएगा, तो आपके लिए एक वार्निंग होगी कि अब आप थोड़ा ड्राइंग्स करने में एहतियात करें। ठीक है, तो इसलिए बेहतर है कि दो अलग अलग अकाउंट्स बनाए आप। सही। अच्छा, अभी काम ही करते हैं, इसको जरा अकाउंट्स का फॉर्मेट वैसे तो बना हुआ है, कॉपी मैं करवा दूंगा बाद में, लेकिन कॉपी करवाने से बेहतर है मैं आपको एक क्वेश्चन हम करते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, प्रॉपर एंट्रीज बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये क्या आपको क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमने प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी ना। अच्छा, ये जो हम प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये हम एक स्टेटमेंट बनाकर भी कर सकते हैं, जिस तरह ये हम स्टेटमेंट बना रहे थे इस तरह से। और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक टी अकाउंट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, टी अकाउंट बनाकर डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में भी ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करते हैं, टी अकाउंट। अब ये स्टेटमेंट के बजाय मैं बनाऊंगा इसका टी अकाउंट, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, और साथ ही हम बनाएंगे करंट और कैपिटल अकाउंट। तो आपको करंट अकाउंट की एंट्रीज समझ में आ जाएंगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही क्वेश्चन दोबारा करते हैं टी अकाउंट्स की फॉर्म। ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है पहले। अब हम बना रहे हैं स्टेटमेंट के बजाय अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और साथ ही अब ये करंट अकाउंट बने हुए हैं, इसके बाद नीचे ठीक है ये सब आ जाएगा। अच्छा, स्टार्ट उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे, अब ये टी अकाउंट है, ये डेबिट साइड है इसकी, और ये क्रेडिट। अच्छा, स्टार्ट हम कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट से ना। इनका नेट प्रॉफिट कितना है, 1,06,250। तो अब ये प्रॉफिट टी अकाउंट में किस साइड पर आएगा, डेबिट पे लिखें क्रेडिट पर। क्रेडिट होगा, प्रॉफिट है, लॉस होता तो डेबिट हो जाता। ये तो हो गया आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 1,06,250। अच्छा, इसके बाद जो करंट अकाउंट है, अगर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हो तो किस साइड पर आएगा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन हो तो किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट साइड पर आएगा, नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि इसकी नेचर क्या है, इक्विटी। तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होगा, जो कि फिलहाल नहीं दिया हुआ ना। तो करंट अकाउंट का बैलेंस फिलहाल नील होगा, नॉट, क्योंकि इसकी नेचर इक्विटी है और इसलिए और नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट पर आएगा। और अगर ओवर ड्रॉ करेंगे तो इसका बैलेंस डेबिट पर आ जाएगा। सही। अच्छा, ये हमने एक अकाउंट बनाया। अब ये प्रॉफिट है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और साथ साथ करंट अकाउंट में पोस्ट करते जाएंगे इसका। ठीक है। अच्छा, पहले क्या था, सैलरी क्या था, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बिजनेस का अकाउंट है, और जो करंट अकाउंट है ये पार्टनर्स की अकाउंट है। ठीक है, अब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पार्टनर्स में, तो इससे बिजनेस का प्रॉफिट क्या होगा, कम, और पार्टनर्स का प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये डेबिट साइड पर आ जाएगा ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला कौन है, पी, नाम लिखते हैं इनके, डब्ल्यू, ई और सी। ठीक है, अमाउंट बता दें जो हमने कैलकुलेट किया है ना पहले, यहीं से कॉपी करते हैं। ये आ गया 5,000, 1,000, कितना, 2,500, 25। ठीक, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो ये इनके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा 5,000, तो यहां से कॉपी करता हूं मैं, 1,000, 2,500 और 2,500। ठीक है, बाकी बैलेंस बीडीएस का भी नहीं। अच्छा, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एंट्री क्या बनी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, करंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा इसके बाद सैलरी है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितनी, 5,000, और डब्ल्यू का करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्या, इंटरेस्ट को डेबिट क्यों किया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना,
प्रॉफिट से पहले हमने इंटरेस्ट दिया, बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, प्रॉफिट से हम सैलरी दे रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो डेबिट, पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो बिजनेस का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, डेबिट, पार्टनर्स का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, क्रेडिट में था। एप्रोप्रिएशन डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। हाँ वही समझा रहे, इक्विटी है ना, इसकी नेचर क्या है, इक्विटी। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के अकाउंट से माइनस होगा, बिजनेस के प्रॉफिट में ऐड होगा, तो इससे बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो ये आएगा क्रेडिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, पहला कौन है, PWE&C। अमाउंट बताएं जरा ड्राइंग के। 3000, 0, 1250, 1000। ठीक है, तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट पे आ जाएगा 3000, इसका इंटरेस्ट है 0। 1250 और 1000, 1250 और 1000। ठीक है, अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री हो गई, एप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट डेबिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, और जिसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयर है, अब ये डेबिट पे आ जाएगा यहाँ पर, रेजिडुअल प्रॉफिट। कितना अमाउंट बताएं, 19,100, 9,550, 650। ठीक है, अच्छा अब ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, तो वो करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा ये सब क्या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, 9,550। ठीक है, अच्छा ये हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। वो जो लास्ट पॉइंट था मिनिमम वाला, इसकी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में होगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगी, क्योंकि वो पार्टनर से गारंटी दिए, पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री करंट अकाउंट में होगी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं। अच्छा इसका टोटल करके देखते हैं, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए या नहीं, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। टोटल करके देख लेते हैं, तो ये चेक हो जाएगा, 111,500। ठीक है, तो ये तो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक है, अब आते हैं करंट अकाउंट पे। अच्छा यहाँ पे एक एंट्री है जो डेफिसिट वाली ना, इसमें जो डेफिशिएंसी थी, इसकी एंट्री बना लेते हैं। अच्छा ये जो पार्टनर्स है PWE, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सी को मिल रहा है ना, तो इनके करंट अकाउंट में डेफिशिएंसी क्या होगी, डेबिट। इनके अकाउंट से माइनस कर रहे हैं तो डेबिट करेंगे, और सी के अकाउंट में इसको प्लस कर देंगे, यानी कि क्रेडिट। अमाउंट बताएं, 933। इनका प्रॉफिट डेफिसिट है 467, 1400, और अब ये इसके अकाउंट में क्रेडिट। टोटल कितना बना, 2,800। ठीक, ओके, अब हम करंट अकाउंट क्लोज करते हैं। अच्छा इससे पहले एक एंट्री यहाँ पर और आएगी, और वो होगी ड्राइंग्स की, कि ड्राइंग की एंट्री भी करंट अकाउंट में डेबिट होगी। ठीक है, वैसे हम इसको ड्राइंग को कैपिटल से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम करंट अकाउंट से माइनस करेंगे। सही, तो अब इसको हम ड्राइंग्स हैं इनकी, ये भी यहाँ पर आ जाएंगी डेबिट साइड पर, 30,000 है। सेकंड पार्टनर की ड्राइंग्स कितनी है, 30,000। और थर्ड पार्टनर की ड्राइंग 25,000।
और फोर्थ पार्टनर की ड्राइंग 30,000। ओके, तो ये करंट अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब इनको बैलेंस कर लेते हैं वन बाय वन। इसका क्रेडिट का टोटल है 24,000। अच्छा, इसमें देखिए क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है ना। 33,933, 33,933। अब डेबिट साइड माइनस करें इसकी, डेबिट साइड माइनस करें, डिफरेंस निकालें, कितना आ रहा है। बैलेंस सीडी 9800, क्रेडिट डाउन आ रहा है, क्रेडिट पे तो इसका ब्रॉड डाउन 9833। अच्छा, अब देखिए इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे। ये डेबिट बैलेंस क्या शो कर रहे हैं। हाँ, लॉस या कह लेंगे इसकी ड्राइंग्स जो हैं वो प्रॉफिट से ज्यादा हो गई है। इसका प्रॉफिट शेयर कितना था, लेकिन दोनों को ऐड करें तो ये बन रहा है 24,100 ना। और उसने ड्राइंग कितनी कर ली है, 30, यानी कि प्रॉफिट से ज्यादा उसने ड्राइंग की, तो इसकी वजह से इसका बैलेंस आ गया डेबिट साइड पर। तो यही मेन रीजन है करंट अकाउंट बनाने की, कि जब भी आप ड्राइंग अपनी ज्यादा करेंगे फौरन आपका बैलेंस डेबिट पे आ जाएगा, तो ये आपके लिए वार्निंग हो कि अब आप एहतियात करें। अच्छा, इसमें भी मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है। ठीक है, 30,467। इसमें से डेबिट साइड माइनस करके बताएं बैलेंस कितना आ रहा है। बैलेंस से कैलकुलेट करें, 970,17। और यहाँ पे ये डेबिट हो जाएगा 14,917। ठीक है, इसकी भी ड्राइंग्स प्रॉफिट से ज्यादा है। ठीक है जी, इसका टोटल आ रहा है 27,000, क्रेडिट साइड ज्यादा है 31,050, 31,050। इसका बैलेंस बताएं कितना है। 3,500। और ब्रॉड डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर, तो इसका मतलब इसकी ड्राइंग्स प्रॉफिट से कम है। ठीक है जी, सही जा रहे हैं। 43,500, 43,500। बैलेंस बताएं कितना है सी का, 12,500। और बैलेंस बीडी आ जाएगा इसका क्रेडिट साइड। ठीक है, इसका भी ड्राइंग्स कम है, बैलेंस मौजूद है। ठीक, ओके। अच्छा, ये करंट अकाउंट हो गए, क्लियर। अच्छा, अब देखिए करंट अकाउंट का ये एक फॉर्मेट तो आपके पास आ गया, क्वेश्चन हमने कर दिया, प्रॉपर एंट्रीज बना ले। बाकी इसको याद रखने का आसान तरीका बता दूं। जो अमाउंट पार्टनर को मिल रहा है, जो अमाउंट पार्टनर को रिसीव हो रहा है वो क्रेडिट पर आ जाएगा, और जो अमाउंट माइनस हो रहे हैं वो डेबिट साइड। ठीक है, बस ये आसान तरीका है। जो अमाउंट पार्टनर को रिसीव होगा मिलेगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा करंट अकाउंट में, और जो अमाउंट माइनस हो रहे हैं वो डेबिट पे आ जाएगा। अच्छा, इसको कंप्लीट करते हैं। एक पॉइंट और है, अगर हम ईयर एंड पे बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो उसमें ये बैलेंसेस किस तरह शो होंगे ये भी देख लेते हैं। अच्छा, देखिए इसमें जो कैपिटल अमाउंट है, इनका कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेंगे, तो इसलिए मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए। ठीक है, तो इसकी इन्वेस्टमेंट थी 1 लाख पी की, तो यहाँ लिखेंगे 1 लाख। और इसका करंट अकाउंट बैलेंस कितना है पी का। देखिए पी का करंट अकाउंट बैलेंस यहाँ डेबिट पर आ रहा है ना, तो ये कैपिटल में ऐड होगा माइनस होगा, माइनस, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट है, तो ये माइनस 9833, 90,167। ये इसकी इक्विटी रह जाएगी। ठीक, सर डब्ल्यू का कैपिटल है 20,000, और इसका करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट पर आ रहा है 14,917, तो ये इसके कैपिटल से माइनस होगा, तो इसका कैपिटल 5,083। इसका इक्विटी बैलेंस आ गया। ई का इनकी कैपिटल है 50,000, 50,000। और इसका करंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट पर आ रहा है 3,500, तो ये प्लस हो जाएगा। इसका इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा 53,500। सी का कैपिटल है 50,000, और करंट अकाउंट बैलेंस क्रेडिट है
12,500, तो इक्विटी का टोटल होगा 62,500। क्लियर? ये कंप्लीट, इसको कॉपी कर लें आराम से। अच्छा, पहले ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉपी कीजिएगा, पहले ये कॉपी कर लें, फिर करंट अकाउंट कॉपी करेंगे, फिर फाइनेंशियल पोजीशन। उसको लिख लें तो ये फॉर्मेट आपको याद। ये हमने टी अकाउंट्स बना लिए। अब अच्छा, इसी की जर्नल एंट्रीज भी बना लेते हैं, वो आपसे जर्नल एंट्रीज भी पूछता है। ठीक है, जैसे कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे हमने यहाँ पोस्ट किया है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, तो उसकी डबल एंट्री क्या हो गई? एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह सैलरीज की डबल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। फिर रेजिडुअल प्रॉफिट की एंट्री एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, करंट अकाउंट डेबिट हो गया। अब ये ड्राइंग की एंट्री थी, इसमें क्या एंट्री? करंट अकाउंट डेबिट और कैश। तो ये एंट्रीज आप जर्नल फॉर्म में लिख भी लें, इसका मैंने जर्नल फॉर्म में बनाई हुई है, लिख लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, पूछता है आपसे। ये एंट्रीज नोट कर लें जरा। सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिमेनिंग प्रॉफिट और रिमेनिंग लॉस। ये जर्नल एंट्रीज हैं, डबल एंट्रीज ये कॉपी कर लें। ये बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, ये तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो अब इसमें ठीक है, ये आपको दो पार्टनर्स हैं, ब्रायन जॉन। कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। उसके बाद ये प्रॉफिट है फॉर द ईयर 97, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दिया हुआ है आपको। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है? अप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, करंट अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। तो चल इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 97,000। नेट प्रॉफिट है 97,000। ओके, अब है जी पार्टनरशिप एग्रीमेंट बहुत एज फॉलोज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15%। इनका कैपिटल है 1 लाख, 1 लाख का 15% 15,000, और 1,40,000, 1,40,000 का 15% 21, टोटल 36,000। ये माइनस होगा, पहले ही मैं इसको माइनस में लग जाता हूँ। इसके बाद है सैलरीज 44,000।
44,000 पर एनम और 33,000 पर एनम। सारा प्रॉफिट तो सैलरी में चला गया। टोटल सैलरी 77,000 ना, ठीक है। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर है 5:3। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर, अब 77,000 को 5:3 के रेशियो में नहीं, रिमेनिंग प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये नेगेटिव में आ रहा है 16,000, तो ये रिमेनिंग लॉस हो जाएगा। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट नहीं है बल्कि रिमेनिंग लॉस। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इनके रेशियो में, जो कि कितना है 5:3। तो 16,000 इंटू 5/8 10,000, और 16,000 इंटू 3/8 6,000। अच्छा, रिमेनिंग लॉस है तो नेगेटिव में आएगा, -10,000 -6,000। अब टोटल कर लेते हैं, तो 49,000 ब्राइन का प्रॉफिट शेयर आ गया और 48,000 जॉन का प्रॉफिट शेयर आ गया। ये इनके प्रॉफिट शेयर। अब हम करंट अकाउंट बना लेते हैं पहले, थोड़ा सा। एक स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, अच्छा, करंट अकाउंट कॉपी करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, ये मेरे करंट अकाउंट बैलेंस दिए हुए हैं 12,000 और 32,000। ओपनिंग बैलेंस है, ये आ जाएंगे क्रेडिट साइड पर 12,000 और 32,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस। अब ये प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसे पोस्ट करते हैं। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और सेकंड पार्टनर इसका कितना है 21,000। इसके बाद सैलरीज है 44,000 क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट 44,000 33। इसके बाद रिमेनिंग लॉस है, तो ये लॉस करंट अकाउंट में डेबिट होगा क्रेडिट? डेबिट होगा। लॉस 10,000 और 6,000। रिमेनिंग लॉस करंट अकाउंट में डेबिट हो गया। इसके बाद देखें ड्राइंग्स हैं इनकी, ड्राइंग्स नहीं दी हुई, गिवन नहीं है, तो यहीं पे कंप्लीट बैलेंस कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, यार है 71,000। फिर से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस सीडी आ जाएगा 61,000। जॉन अकाउंट का टोटल आ रहा है 86,000 -6,000, तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 80,000। ये करंट अकाउंट क्लियर। अब हम इसका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। 80 का 80,000, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे आते हैं। कैपिटल कितना है, पहले इनका कैपिटल लिखते हैं 1 लाख। और ब्राइन का करंट अकाउंट बैलेंस कितना है 61,000। क्रेडिट बैलेंस है तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसका इक्विटी का बैलेंस आ गया 161,000। इसके बाद जॉन का कैपिटल बैलेंस है 140,000, और इसका करंट अकाउंट बैलेंस 80,000। क्रेडिट है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, और इसका इक्विटी का बैलेंस आ जाएगा 2,20,000। ये बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट बन गया, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। आप कॉपी कर लें, पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद करंट अकाउंट, और लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन।
अच्छा 10 11 आपने कर लिया, बाकी 12 13 14 15 होमवर्क। अच्छा अब हम आते हैं डायरेक्ट 19 पे। बाकी 16 17 18 वो टॉपिक चेंज है उसमें, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पहला क्वेश्चन है 19, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग से रिलेटेड, ये कर लेते हैं चलो। और डिफरेंट क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो रीड कर लें। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। On January 1, 2005, R joins a partnership, and it was agreed that from that date, all three partners should share profit equally. अच्छा पहले दो पार्टनर थे, जनवरी 1 में एक न्यू पार्टनर आ गया आर, तीन हो गए। अच्छा इन द ईयर एंडेड जून 2005, the profit amounted to 3 lakh, accruing evenly over the year. After charging a bad debts of 30,000, तो ये जो प्रॉफिट है बैड डेट चार्ज करने के बाद का, नॉर्मली बैड डेट चार्ज करने के बाद ही प्रॉफिट निकलते हैं, विच इट वाज एग्रीड शुड बी बोर्न इक्वली बाय पी एंड क्यू ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, जब बैड डेट जब वो पी क्यू बेयर करेंगे, आर बेयर नहीं करेंगे, सही है। अच्छा और एक ये टर्म लिखी हुई है पे, एक्रूइंग इवनली ओवर द ईयर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्रूइंग इवनली ओवर द ईयर, साल के दौरान जो है, उस साल के दौरान जो आया नहीं। अच्छा एक पहले पॉइंट बताएं, इसको पहले भी आते हैं, दोबारा इसको डिस्कस करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये 1 लाख पूरे 3 लाख पूरे साल का है ना, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस तरह करेंगे। देखिए आर कब आ रहा है, जनवरी में, ईयर एंड हो रहा है जून में, तो स्टार्ट हुआ होगा जुलाई में ना, जुलाई में इनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, जनवरी में न्यू पार्टनर आर आ गया, जून में इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो। इस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, तीन पार्टनर्स, मतलब 3 लाख को डिवाइडेड बाय 3 कर दें, फिर हाँ जी बाकी बताएं। देखिए आर ने ज्वाइन किया जनवरी में, तो जनवरी से पहले तक का जो प्रॉफिट होगा यानी कि दिसंबर 31 तक का, वो दो में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर जनवरी से बाद 3 हो जाएंगे ना। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, इस प्रॉफिट को स्प्लिट करना होगा, आर के ज्वाइन करने से पहले और बाद के प्रॉफिट में, उसके बाद उससे फिर हम डिवाइड करेंगे, right? अच्छा अब देखिए इसमें हम डिवाइड किस तरह करेंगे इसको, जैसे कि अब कितने मंथ्स बन रहे हैं, पहले तो इसको मैं जरा एक टाइमलाइन बना के आपको समझा देता हूँ, इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइमलाइन से इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन 19 है, इनका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है जुलाई में, तो जून में तो स्टार्ट हुआ होगा जुलाई 1 को, न्यू पार्टनर कब आ रहा है, जनवरी 1, और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इनका जून 30। टोटल प्रॉफिट है इनका 30,000 का, 3 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर बैड डेट्स ना। अच्छा इसका भी एक बैड डेट की भी एक एडजस्टमेंट होगी, उस पर भी हम बात करते हैं, ये प्रॉफिट है। अच्छा स्टार्ट में दो पार्टनर्स थे पी क्यू, और ये कब तक रहे, दिसंबर तक। जनवरी में न्यू पार्टनर आ गया, तो तीन पार्टनर हो गए पी क्यू आर, और फिर ये जून तक तीन पार्टनर थे ना, पी क्यू। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें होगा क्या कि जुलाई से लेके जनवरी तक का जो प्रॉफिट है, यानी कि ये बन रहे हैं 6 मंथ, जनवरी से जुलाई से दिसंबर 31 तक, दो पार्टनर हैं, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 6, तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट पी क्यू में डिवाइड होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनवरी से लेकर जून तक का जो प्रॉफिट है 6 मंथ बन रहे हैं ये भी, ये 3 में डिवाइड, सही। अच्छा इसमें भी बैडेड की एक एडजस्टमेंट होगी, वो मैं बताता हूँ अभी क्या है। तो इस तरह से हमें करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 6 इसको 3 लाख को 6 मंथ में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा फिलहाल हम इसको बैडेड को जरा इग्नोर करते हैं एक दफा, इसको इग्नोर करते हुए क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 150,000 ये हो जाएगा जुलाई से दिसंबर तक का प्रॉफिट, और फिर ये 6/12 तो ये हो जाएगा जनवरी से लेकर जून तक का प्रॉफिट। अच्छा अभी हम बैडेड को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इससे क्या करेंगे, आप 1,50,000 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये 75,000 ईच आ जाएगा, पी को मिलेगा 75, क्यू को मिल जाएगा 75, और फिर ये हम इससे डिवाइड कर देंगे 3 से, 50,000 ईच हो जाएगा,
50,000 ईच, सही। और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 75 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 125। तो P का शेयर होगा 125, Q का शेयर होगा 125, R का शेयर हो जाएगा 50,000 का, सही। ये हम बात कर रहे हैं विदाउट बैड डेट्स। अभी यहाँ पर बैड डेट की एक एडजस्टमेंट होगी, फिर ये सॉल्व होगा। तो ये आपको आइडिया दे दिया मैंने करना क्या है इसमें। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, 3 लाख के प्रॉफिट को 6 मंथ में डिवाइड किया, इक्वली कर दिया। तो क्या प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है कि हर मंथ का प्रॉफिट सेम होगा, या फर्स्ट 6 मंथ का लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट सेम होगा? प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि हर मंथ की आपकी सेल्स, हर मंथ के आपके एक्सपेंस डिफरेंट होते हैं, तो हर मंथ का प्रॉफिट डिफरेंट होगा। तो अब हमने तो उसको इक्वली कर दिया, 150 और ये 150। तो ऐसा क्यों? क्योंकि फिलहाल क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि जिसकी बेस पे हम एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल सके ना। तो यहाँ पर हम एज्यूम क्या करेंगे कि पूरे साल इनका प्रॉफिट सेम रहा, हर मंथ का प्रॉफिट इनका सेम था, इवन था, ठीक। तो ये जो टर्म लिखी है इसका यही मतलब निकलता है, एक्रूइंग इवनली ओवर द ईयर, का मतलब कि हर मंथ का प्रॉफिट या पूरे साल का आपका प्रॉफिट सेम था, हर महीने का प्रॉफिट आपका इवन था, सेम। बस प्रैक्टिकली सेम नहीं होता, लेकिन ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन में लिख भी दिया उसने कि एक्रूइंग इवनली ओवर द ईयर। तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे हम कि हर मंथ का प्रॉफिट आपका सेम, ठीक है। अच्छा, अब इसको एक प्रॉपर सॉल्यूशन उसका क्या होगा उस पर आते हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो बैडेट्स हैं, ये 3 लाख का प्रॉफिट है, ये बैडेट्स चार्ज करने के बाद हमने कैलकुलेट किया है, बैडेट माइनस करने के बाद। और लेकिन ये जो बैडेट है वो सिर्फ पी और क्यू बेयर करेंगे, आर बेयर नहीं। तो अगर हम ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे क्या होगा, जो बैडेट का बर्डन आर पर भी आ जाएगा ना। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले हम इस प्रॉफिट में, जो प्रॉफिट है इसमें हम बैडेट्स क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहले बैडेट्स को हम ऐड बैक करते हैं, 30,000। तो ये हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बैडेट्स। देखिए कितना आ जाएगा, 3,30,000 का। ये हमें मिल गया प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग बैडेट्स। नहीं, और भी तो एक्सपेंसेस होते हैं ना, एक तरह से समझने के लिए कह लें। अगर ठीक है। अच्छा, इसे अब हम डिवाइड करेंगे 6 मंथ में, 6/12, ये कितना बन रहा है, 165,000। और यहां लिखते हैं 3,30,000 इंटू 6/12, तो ये भी 1,65,000 बनेगा। अच्छा, ये हमने प्रॉफिट नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बैडेड वो कह रहे हैं कि पी और क्यू बेयर करेंगे ना। तो ये जो फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट है, ये सिर्फ पी और क्यू में डिवाइड होगा। तो इसमें से हम बैडेड माइनस कर देते हैं, ये हम बैडेड अब फर्स्ट 6 मंथ के प्रॉफिट से माइनस करेंगे। तो ये रह जाएगा 1,35,000, ठीक। अब इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पी क्यू। इस तरह बैडेड का बर्डन किस पे चला जाएगा, पी क्यू पे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका टोटल करें, कैलकुलेट कर लें क्या आ रहा है, 67,500। और क्यू का प्रॉफिट शेयर भी सेम होगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट 6 मंथ का प्रॉफिट पी क्यू में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये लास्ट 6 मंथ का प्रॉफिट है, ये तीनों में डिवाइड होगा, 1/3, 55, ठीक। और आर 1/3, ठीक हो गया। अब इनका सम कर लेते हैं, तो पी का प्रॉफिट शेयर बनेगा 67,500 प्लस 55, टोटल टोटल करें 122,500। और आर का प्रॉफिट शेयर हो जाएगा 55,000, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। क्लियर, कॉपी कर लें हम।